हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग आज एनसीईआरटी और एससीईआरटी को देखते हुए दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। जो VVI है दोस्तों, आपको 650 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में आपका पॉलिटिकल में नहीं जाएगा दोस्तों। आप इसको बढ़िया से 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रत्येक पार्ट में 100+ क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आप लोग रेगुलर जुड़े रहिएगा दोस्तों। और नए साथी होंगे हमारे तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के पास वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। जो भी है एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था दोस्तों। प्रथम सत्र पूछा गया है, ये ध्यान से एकदम पढ़िए और ध्यान से मारिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ दोस्तों। अगर दूसरा सत्र पूछ लिया जाए दोस्तों, आप मारिएगा 11 दिसंबर 1946 को। इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी के रूप में चुना गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे दोस्तों। आप सभी साथी जानते होंगे, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा पद्धति पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था दोस्तों। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 1919 के कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों। देखिए भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, VVI है दोस्तों, याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों। और प्रथम निर्वाचन पूछे दोस्तों तो आप 1919 मारिए, और प्रांतीय स्वशायता पूछे दोस्तों आप 1919 लगाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया दोस्तों? तो जुलाई 1947 में किया दोस्तों। कब किया था? जुलाई 1947 में ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नए संविधान के अंतर्गत भारत के संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि दोस्तों इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में क्या हुआ था दोस्तों? देशी राज्यों संघ में शामिल नहीं हुए थे। पीछे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, एक समाजवाद से बंधा हुआ है। तो आपका चारों होगा दोस्तों। भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक समाज भी है और समाजवाद से बंधा हुआ है। आपका सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कुल 14 सदस्य थे दोस्तों। फिर से देखिए क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे दोस्तों। 10 नंबर देखिए, कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था दोस्तों? तो कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी सदस्य दोस्तों ये आपका हो जाएंगे
डॉक्टर BR अम्बेडकर गैर कांग्रेसी सदस्य थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संविधान पानुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था दोस्तों? पानुलेखन समिति का जो सदस्य नहीं थे दोस्तों, आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों। उसके बाद KM मुंशी थे, मोहम्मद सदातुल्लाह थे, KM अय्यर थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है दोस्तों। ये किनका कथन है दोस्तों? ये कथन है आपका KC व्हीयर का है। किनका है दोस्तों? KC व्हीयर का है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले एवं मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। KC व्हीयर कहे थे दोस्तों। तेरा देखिए किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये बोले थे ऑस्टिन दोस्तों। कौन बोले थे? ऑस्टिन दोस्तों। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है? संविधान सभा VVI है दोस्तों, दोनों VVI दोस्तों। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बोले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थी दोस्तों? भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी दोस्तों? 15 महिला सदस्य थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए? निम्नलिखित में से किसके उपरोक्त में वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा गया था? तो कहा जाता है दोस्तों, फिर से देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए? निम्नलिखित में किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा दोस्तों? ये कौन बोले थे? आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले। किनका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई थी। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। चलिए हम लोग 17 देखते हैं। कौन सा युग्म सही रूप में संबंध नहीं रखता है दोस्तों? देखिए, कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया था दोस्तों, ये आपका सही है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया था। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पूर्वावलोकन और का सिद्धांत लिया गया था, ये भी सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया था दोस्तों। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। इसलिए आपका डी गलत है दोस्तों। 18 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है दोस्तों? भारतीय प्रस्तावना में जो उल्लेखित नहीं है दोस्तों, आपका संप्रभुता है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। लेकिन संघीय शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कब किया गया था तो आप लगाइएगा 13 दिसंबर 1946 को दोनों प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसे अपनाया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1946 को दोस्तों, 45 को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान 42वें संशोधन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों। तो क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था दोस्तों। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है दोस्तों। तो ये न्याय शब्द जो अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। किसे करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्रस्तावना में युक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों किसमें? प्रस्तावना में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों संघात्मक का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? संघात्मक व्यवस्था का उल्लेख
नहीं है दोस्तों। चलिए, संप्रभु का उल्लेख है, समाजवादी का, गणतंत्र का है दोस्तों। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है दोस्तों? पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है, आपका ये गलत है। सामाजिक न्याय करता है दोस्तों, राजनीतिक न्याय करता है और विचार की स्वतंत्रता करता है। चलिए 24 देखिए, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण आपके संविधान में वर्णित है पहले से दोस्तों। विनियोग विधेयक भी वर्णित है, लेकिन भारत की संचयी निधि भी वर्णित है संविधान में दोस्तों। जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, आपका बजट जो है संविधान में उल्लेखित शब्द नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है दोस्तों? आकस्मिकता निधि से संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 267 है। क्या है? अनुच्छेद 267 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं दोस्तों? 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान लागू होते हैं ये त्रिपुरा में होते हैं। कहाँ होते हैं? त्रिपुरा में दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में कहाँ किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में दोस्तों लागू होते हैं। देखिए, त्रिपुरा हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया दोस्तों, मेघालय हो गया। इतने राज्य में लागू होते हैं। 27 देखिए, भारतीय संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद आपका 24 दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कारखाने में काम करना अपराध है दोस्तों। बलात्कार पूछे तो आप 23 लगाइए। अस्पृश्यता का अंत आपका, छुआछूत का अंत 17 और प्रेस की स्वतंत्रता आपका 19 दोस्तों। 28 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 43 दोस्तों। अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद आपका 43 का ए दोस्तों। अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। फिर से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 43 के ए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 29 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 137 दोस्तों। फिर से देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन मतलब फिर से जांच अधिकृत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 137 के तहत दोस्तों। चलते हम लोग आगे। 30 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है दोस्तों राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद विधायी शक्तियां दोस्तों। विधायी शक्तियां आपका 249 से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता दोस्तों? ये आपका कितना अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया है आपका अनुच्छेद 265 में दोस्तों। फिर से पढ़ लिया जाए दोस्तों इसको। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता? अनुच्छेद 265 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग 32 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। संविधान संशोधन दोस्तों अनुच्छेद 368 है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है। वित्त आपात दोस्तों, आपात का उपबंध, वित्तीय आपात का उपबंध 360 है। और अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों अनुच्छेद 312 है। चलिए हम लोग आगे चल जाते हैं। 33 देखते हैं, कौन निम्नलिखित कथनों में कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है दोस्तों? 4थी अनुसूची को सही जो वर्णित करता है वो हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ये आपका गलत है दोस्तों। आपका होगा राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दोस्तों, आपका डी होगा। क्या बोला गया? फिर से पढ़िए, कौन सा भारत के संविधान में 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है दोस्तों। 34 देखिए, वह आर्थिक नियोजन एक विषय है दोस्तों। आर्थिक नियोजन जो है ये आपका संघ सूची का विषय किसका है दोस्तों? आर्थिक नियोजन दोस्तों आपका समवर्ती का है। किसका विषय? समवर्ती सूची का दोस्तों। किसका है? समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय। आर्थिक नियोजन देखिए और समवर्ती सूची लगाइए दोस्तों। 35 देखिए, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों? ये आपका दंड
प्रक्रिया है दोस्तों, क्या शामिल है? दंड प्रक्रिया दोस्तों आपका 7वीं अनुसूची के 3 समवर्ती सूची में शामिल है। चलते हम लोग 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची का जो विषय है वो आपका दोस्तों हो जाएगा फौजदारी मामले दोस्तों। क्या होगा? फौजदारी मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। 37 देखिए, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों। 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो आपका दोस्तों पंचायती राज से, किससे? पंचायती राज से दोस्तों। चलिए 38 देखते हैं हम लोग, संविधान के भाग और विषय दोस्तों। भाग 2 देखिए, भाग 2 आपका नागरिकता संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 दोस्तों राज्य के नीति निषेध। तो भाग 4 का क होगा दोस्तों, ये गलत है। 4 का क दोस्तों आपका होगा मूल कर्तव्य संबंधित। चलिए आपका डी गलत है, यहाँ पूछा भी गया है, कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए हम लोग 39 देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया दोस्तों? भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भाग 11 दोस्तों। संघ राज्यों का संबंधों का जो उल्लेख किया भाग 11 में दोस्तों। आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर से पढ़ लिया जाए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया था? भाग 11 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है दोस्तों? देखिए हिंदू शब्द जो सम्मिलित नहीं करता है ये क्या है? ये आपका दोस्तों बौद्ध धर्मावलंबियों होगा। कौन होगा? सॉरी दोस्तों, आपका पारसी धर्म वाले के लिए है। किसके लिए? पारसी धर्म वाले के। फिर से देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो आपका पारसी धर्म मानने वाले को नहीं करता है दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्मावलंबी को करता है, जैन धर्मावलंबी को करता है, सिख धर्म मानने वाले को भी करता है दोस्तों। 41 देखिए, भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है तो कुछ वर्गों में विशेष उपबंध दोस्तों। क्या है? कुछ वर्गों में विशेष उपबंध है दोस्तों, अनुच्छेद 16। चलते हम लोग 42, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो अनुच्छेद 69 आपका क्या है? 69 आपका संसद का गठन है दोस्तों। क्या है? ये सही है, संसद का गठन। अनुच्छेद 79 दोस्तों। अनुच्छेद 226 आपका दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। इसमें होगा आपका धन विधेयक आपका नहीं होगा, इसमें आपका उच्च न्यायालय आएगा दोस्तों। क्या आएगा? उच्च न्यायालय दोस्तों। रीट आएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय का महाभियोग आएगा इसमें दोस्तों। आप 53 देखिए, राज्यों का राज्यपाल, ये आपका सही है। 124 देखिए आपका सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका सही है दोस्तों। 43 देखिए, कौन सा अनुसूचित नहीं है पूछा दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 है आपका ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 दोस्तों समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 48 जो है दोस्तों, ये नगर पालिका और कार्यपालिका पृथककरण नहीं है दोस्तों, ये आपका इसमें तो 50 में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 है दोस्तों। चलते हम लोग 42, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता मतलब कॉमन सिविल संहिता, समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में दोस्तों। किसमें किया गया है? आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। 41 भी नहीं किया गया तो 44 पे किया। किसमें किया है? 44 में दोस्तों। फिर से देखिए, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में दोस्तों। 45 देखिए, कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो दिल्ली NCR को छोड़कर दोस्तों तो आपका 7 होगा। दिल्ली को अगर छोड़ देंगे तो संघीय जो क्षेत्र है हमारे पास वो कितने हैं? 7 हैं दोस्तों। चलिए 46 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 47 देखिए, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाले राज्य कौन है दोस्तों? भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आपका सिक्किम है दोस्तों। कौन है? सिक्किम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, और सिक्किम सह राज्य दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत
प्रवेश पाने का हक मिला दोस्तों। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दोस्तों इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 48 देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। ये अमेरिका के संविधान से दोस्तों कहाँ से प्राप्त किया जाता है? देखिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से ये किया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यों का गठन करने का अधिकार है दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 3 होगा दोस्तों। फिर से पढ़िए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार, अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान है दोस्तों? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? तो ये है आपका अनुच्छेद 11 दोस्तों। कौन है? अनुच्छेद 11 दोस्तों। चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सा नागरिकता दोस्तों? एकल नागरिकता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 52 देख लेते हैं। 52 में क्या बोला जा रहा है? कौन सम्मिलित नहीं है? विधि के समक्ष समता का अधिकार दोस्तों आपका क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। देखिए ये आपका सही है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 दोस्तों। लोक नियोजन की अवसर की समानता अनुच्छेद 16 ये भी सही है। अस्पृश्यता का अंत ये भी सही है दोस्तों। लेकिन शिक्षा का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 18 नहीं है दोस्तों। ये आपका 29-30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, इसलिए ये आपका गलत है। 18 और 18 में दोस्तों है पदवी से दोस्तों, पद्म भूषण वगैरह मतलब उपाधियों का अंत है दोस्तों, उपाधि नहीं ले सकते। 19 देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। टू हैव द बॉडी ऑफ ये आपका सही है। परमादेश वी कमांड हम आदेश देते हैं ये भी सही है दोस्तों। प्रतिषेध में आपका टू बी सर्टिफाइड दोस्तों ये आपका गलत है। और अधिकार परीक्षा वाई हाउट अथॉरिटी दोस्तों ये भी आपका सही है। गलत आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ चौवन देखते हैं। कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों से नहीं है दोस्तों? कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? जो नहीं है उसको देखिए, समता का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? देखिए तो विरोध का अधिकार नहीं है दोस्तों आपका। ये भी है दोस्तों, लेकिन विरोध का अधिकार आपका नहीं है दोस्तों। फिर से देखिए, भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो विरोध का अधिकार नहीं है दोस्तों। 55 देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है दोस्तों? देखिए तो ये आपका धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान आधार पर विभेद से सुरक्षा दोस्तों, ये आपका सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है दोस्तों। 56 देखिए, कौन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? मौलिक अधिकार नहीं है तो नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार और समान परिस्थितियों से समानता का अधिकार दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों। और समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों, ये आपका राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में आता है दोस्तों। उसके बाद आपका सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता दोस्तों? तो जीवन जीने का अधिकार, यह आपातकाल की स्थिति भी छीना नहीं जाता दोस्तों। 20 और 21 इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 देखिए, कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने के लिए अतिलंघित होता है दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 23 है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 दोस्तों। फिर से देखिए, कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने के लिए अतिलंघित होता है? अनुच्छेद 23 दोस्तों। 59 देखिए, 59 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना, उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं दोस्तों।
6 से 14 बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये लाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? ये आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण से संबंधित है, आपका 29 होगा, अनुच्छेद 29 दोस्तों। चलिए, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा रहे हैं दोस्तों? ये संवैधानिक आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा रहे हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों। बशर्ते देखिए किसको संवैधानिक द्वारा किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों को शक्ति लागू करने की दी गई है आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दोस्तों। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों। चलते हैं हम लोग 63 देखिए, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं दोस्तों? ये होगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब दोस्तों। फिर से देखिए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 64 देखिए, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी को समान राजनीतिक अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी प्रकार के विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। तो आपका दोस्तों होगा डी दोस्तों। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर और सुविधाएं समाप्त कर दी जाए दोस्तों। चलिए हम लोग 65 देखते हैं, 65 देखते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दोस्तों, ये दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया था दोस्तों? पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया था? ये आया था आपका अनुच्छेद 16 के 4 में दोस्तों। कहाँ पे आया था? 16 के 4, अनुच्छेद 16 के 4 में आया था पिछड़ा वर्ग का अनुच्छेद दोस्तों। 67 देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कौन सी मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों। चलिए हम लोग 68 देखते हैं, भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है दोस्तों? ये सुनिश्चित की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा दोस्तों। देखिए फिर से, भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 69 देखिए, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन सा अध्यक्ष था दोस्तों? ये मौलाना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कौन थे? देखिए, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 70 देखिए, 70 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं दोस्तों? तो केवल राज्य के नीति निषेध तत्व में, मूल कर्तव्य में आपका हो जाएगा दोनों दोस्तों, केवल मूल कर्तव्य और केवल राज्य के नीति निषेध तत्व दोस्तों। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है दोस्तों? तो राज्य के नीति निषेध तत्व में। किसमें है? राज्य के नीति निषेध तत्व में। 72 देखिए, कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है पूछा तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। 73 देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्थिक अधिकार के विधिक मांग क्या है दोस्तों?
ये आपका आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, मतलब समान कार्य के समान वेतन आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। 74 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है दोस्तों? कर्मगारों की निर्वाह मजदूरी पर ये नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। आपका जो शांत है प्रौढ़ शिक्षा पे शांत है। किस पे दोस्तों? प्रौढ़ शिक्षा पे शांत है। 75 देखिए, कौन सा राज्य की नीति तत्व राज्य की नीति निर्देशक तत्व संबंधित नहीं है दोस्तों? ये जो संबंधित नहीं है ये आपका राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव निषेध दोस्तों। कौन राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? ये राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध दोस्तों। चलिए हम लोग 75 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शनों को समाविष्ट करती है। ये आपका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों। क्या होगा? ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन बोलते? VVI है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है और संविधान के सामाजिक दर्शन समाविष्ट करती है। संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करती है। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये कथन बोला गया दोस्तों। किसके द्वारा? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शनों को समाविष्ट करती है। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये दिया गया वक्तव्य है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है दोस्तों? काम का अधिकार जो है दोस्तों ये आपका पाया जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ पाया जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 है दोस्तों, कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद जोड़ा गया दोस्तों? कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद जोड़ा गया? तो इसमें दोस्तों मुक्ति कानून को बाद में जोड़ा गया। कब दोस्तों? मुक्ति कानून जो है ये इसको बाद में जोड़ा गया दोस्तों। चलते 79, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ये जो सन्निहित है दोस्तों ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सन्निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों। 80 देखिए, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? संविधान में भी मौलिक 11 कर्तव्य मौलिक कर्तव्य दोस्तों। कितने? 11 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 81 देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो उपयुक्त में से कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों। किसमें उल्लेखित है? 51 के क में दोस्तों। चलिए हम लोग 82 देखते हैं, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण और सुधार दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना दोस्तों। आपका जो नहीं है दोस्तों, आपका C नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। राष्ट्र की सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति बचाना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये है दोस्तों, लेकिन ये आपका नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये नहीं आता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कैसे देखते हैं, किस एक का संरक्षण भारत में एक नागरिक मूल कर्तव्य है? निम्न में से किस एक का संरक्षण भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण दोस्तों क्या है? फिर से देखिए, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है? वन्य जीव दोस्तों। चलिए 84 देखते हैं हम लोग। 84 में क्या बोला जा रहा है? चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना आपका हो जाएगा अनुच्छेद 2 दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति उदार बढ़ाना आपका 2 दोस्तों। अनुच्छेद 51 के गौ में प्राणियों के प्रति दया भाग रखना दोस्तों, ये अनुच्छेद क के 6 में दोस्तों। अनुच्छेद क के 6 में दोस्तों ये दिया गया। और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना विकास करना ये आपका अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। कितने? अनुच्छेद 51 क में दोस्तों। राज्य लोक सेवा न्यायपालिकाओं का कार्यपालिका से अलग दोस्तों, ये अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। कितना में? अनुच्छेद 50 में दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिवीजन इसको कर दिया जाए दोस्तों।
देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये आपका अनुच्छेद 51 के ग में होगा। और पुरानियों के प्रति दया भाग रखना दोस्तों 51 के क के 6 में होगा दोस्तों ये। और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना विकास करना 51 के क जो में होगा दोस्तों। और राज्य लोक सेवाओं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव दोस्तों अनुच्छेद 50 में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो भी बताया जाएगा दोस्तों सब एनसीईआरटी बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान आदेशात्मक है, भारत का नाम मत का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कैसा है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है दोस्तों। 86 देखिए कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री दोस्तों। केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है दोस्तों। ये आपका प्रधानमंत्री पाया जाता है। किसमें? प्रधानमंत्री में दोस्तों। 87 देखिए गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ये दोस्तों आपका सर्वोच्च शक्ति एक राजा के सम्मान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति जो है एक राजा के सम्मान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है दोस्तों ये। और जो है उसको पढ़िए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है, ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो दोस्तों। जो नहीं है आपका सी नहीं है। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजारना होता है दोस्तों। देखिए साधारण विधेयक जो है संसद के प्रत्येक सदनों से निम्न चरणों से गुजरता है। तो किस चरण से गुजरता है? देखिए प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, सीमित अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन दोस्तों। ऐसे गुजरता है प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, सीमित अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन दोस्तों। 89 देखिए भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों से संसद संशोधन कर सकती है दोस्तों। तो आपका संशोधन जो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा दोस्तों कैसे कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा दोस्तों। 90 देखिए भारतीय संघवाद बल देता है दोस्तों। भारतीय संघवाद जो बल देता है शक्तियों के राष्ट्र की एकता पे दोस्तों। तो कहाँ पे देता है? राष्ट्र की एकता पे बल देता है भारतीय संघवाद। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संघवाद बल देता है तो राष्ट्र की एकता पे बल देता है। तो किस पे देता है? राष्ट्र की एकता पे। 91 देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? VBI है दोस्तों। संघात्मक विशेषता का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है तो KC व्हीयर को। किसे माना जाता है? KC व्हीयर को माना जाता है। KC व्हीयर को संघात्मक विशेषता का विशेषज्ञ माना जाता है दोस्तों। 92 देखिए संघात्मक सरकार में निम्न में से कौन आधार है दोस्तों? न्यायपालिका, कार्यपालिका का संघात्मक सरकार का निम्न कौन सा आधार है दोस्तों? तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध दोस्तों। क्या है? संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध दोस्तों। आपका ये सही है। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन 193 देखिए निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये बोले थे दोस्तों DD कौन बोले थे? तो दोस्तों BR अम्बेडकर बोले थे। कौन बोले थे? BR अम्बेडकर दोस्तों। क्या बोले थे? फिर से देखिए थोड़ा। निम्नांकित में किस एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया था? ये कथन है BR अम्बेडकर का। किनका है? तो BR अम्बेडकर का है दोस्तों। 94 देखिए भारतीय संघ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संघ के बारे में जो सत्य नहीं है दोस्तों वो राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। ये आपका गलत है दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता दोस्तों। ये आपका गलत है। जो सही है उसको देखिए। यहाँ न्यायालयों को दोहरी व्यवस्था नहीं है। सही है। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ये भी सही है दोस्तों। लेकिन आपका जो गलत है आपका B गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है दोस्तों। ये 7वीं अनुसूची में दिया गया। कितना में दोस्तों? 7वीं अनुसूची में दिया गया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दोस्तों। 96 देखिए किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो ये आपका देखिए राजमन्नार समिति का संबंध जो है केंद्र और राज्यों की समिति से। किसका? राजमन्नार समिति का दोस्तों। 97 देखिए केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार
गॉडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये प्रारंभ 1969 से 70 में किया गया था। देखिए, केंद्र और राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गॉडगिल सूत्र किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1969 और 70 के बीच में। 98 देखिए, कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का जो लक्षण है, यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, यहाँ दिया गया है, इसलिए आपका गलत है दोस्तों। जो सही है उसको पढ़ते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। ये सही है। गलत ये है, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। यह एक परामर्शदात्री संस्था है दोस्तों। ये भी सही है दोस्तों। यहाँ में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है दोस्तों। ये आपका है दोस्तों, बिना किसी राज्य की सहमति से दोस्तों, बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत को लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से दोस्तों। 100 देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत वर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की है दोस्तों? अभी तक एक भी बार नहीं दोस्तों। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका आंतरिक शांति खतरा दोस्तों, ये आपका अब नहीं रहा है। पहले था दोस्तों, लेकिन अब इसे हटा दिया गया, इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह लाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग 102 देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं दोस्तों। सभी मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं होते हैं। 20-21 को छोड़कर दोस्तों संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायिनी शक्तियों का विस्तार हो जाता है दोस्तों। आपका सी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 103 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है दोस्तों? 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दोस्तों। चलते हैं हम लोग 104। संविधान की धारा के तहत, किस धारा के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों, जो आज तक इंडिया में नहीं लगा है। संसदीय शासन प्रणाली निम्न में प्रमुख विशेषताएं होती है दोस्तों। इसके 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित होता है। तो इसमें सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। संसद के एक सदस्य में स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है। इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? यील्डिंग द फ्लोर दोस्तों। 107 देखिए। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है दोस्तों? संसद का अनन्य भाग जो नहीं है वो आपका दोस्तों उपराष्ट्रपति नहीं है। कौन भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति आपका संसद का अनन्य भाग नहीं है। 108 देखिए। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध कानून बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो तब दोस्तों। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब दोस्तों। 109 देखिए। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। राज्य विधानसभा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा राज्य विधानसभा तत्संबंधी संकल्प पारित करने का संसद द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए 110 देखिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है दोस्तों। ये आहूत की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर से देखिए, लाइन भी आई है दोस्तों। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 111 देखिए। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है दोस्तों। प्रतिबंधित है किसमें दोस्तों? भारत के न्यायिक समीक्षा से दोस्तों। किसमें? भारत की न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है भारतीय संप्रभुता दोस्तों। चलते हैं हम लोग 112 देखते हैं। कौन सही नहीं है? देखिए, भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है। ये आपका सही है। संसद संघ सूची का कानून बनाती है। ये भी आपका सही है। संसद राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं। ये भी सही है दोस्तों। समवर्ती सूची पर केवल संसद, ये गलत है। राज्य भी इसमें भागीदार होता है दोस्तों।
सामान्यतः एक वर्ष में संसद कितने अधिवेशन होते हैं? सामान्यतः एक वर्ष में संसद में कितने अधिवेशन होते हैं? 2 अधिवेशन होते हैं दोस्तों। 114 देखिए, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? राजनीतिक पद्धति के बारे में धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। देखिए आपका डी गलत है दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति शक्ति नहीं होता है दोस्तों। 115 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन विवादों का निर्णय कौन करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय लेते हैं दोस्तों। चलते हम लोग अंतिम क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जाता है दोस्तों? ये हटाया जाता है संविधान के उल्लंघन करने पर दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा? तो संविधान के उल्लंघन करने पर दोस्तों। चलिए वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। आपका 116 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।